स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों आपके अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, पहले हम लोगों ने 2018 का प्रश्न पत्र कंप्लीट किया है और अभी हम लोग 2017 का प्रश्न पत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं 2017 का प्रश्न पत्र। पहले ये प्रश्न पत्र 3, अभी तो इसका चेंज हो गया है क्योंकि 2 ही प्रश्न पत्र आते हैं। पहला प्रश्न पत्र आपका जनरल होता है और दूसरा प्रश्न पत्र आपका हिंदी होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 75 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से हम लोग आज 35 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बाकी जो 35 प्रश्न होंगे वो हम लोग बाद में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर 3, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के पास राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विट्ठलनाथ में वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया गया है? तो वल्लभ संप्रदाय के लिए पूछा गया कि वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति शामिल की गई है? तो ये युगलोपासना की पूजा पद्धति को समावेश किया गया है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होही बेगही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? तो ये हमारा सुंदर कांड से है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्र का है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवितों का संग्रह, छंदों का अजायब घर या अलंकार मंजूषा। तो इसका सही उत्तर होगा फुटकर कवितों का संग्रह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हमारी स्वानुभूत और स्वच्छंदता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सीख सिखाई न मानती है, बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम व्रत का कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें उपालंब भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो ये हमारी एक स्वप्न कथा, मुझे याद आते हैं अंधेरे में और मुझे कदम कदम पर। तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरे में। प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता के से संबंधित पात्र हैं? तो प्रियंवद ये असाध्य वीणा के पात्र हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक और कोई नहीं, जाने माने पहचाने हम सबके प्यारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमारा प्रिय प्रवास माना जाता है, जो कि किसके द्वारा रचित है? हरिऔध जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्षत्रिय उठो
अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो प्रयोगवादी कवि कौन कहलाते हैं? उसके प्रवर्तक भी हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक नारी अब पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन हमारे कमलेश्वर जी का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो प्रश्न नंबर 18 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा मैयादास की माड़ी। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण के लेखक हैं हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। रामचंद्र शुक्ल मत कर दीजिएगा सब जगह। ये नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है, जो निबंध है जिसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य ग्रंथ, तो इसकी हैं महादेवी वर्मा जी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो कलम का मजदूर भी है, कलम का सिपाही भी है, प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद घर में बहुत अच्छी जीवनी है, ये शिवरानी देवी मतलब उनकी पत्नी ने लिखा है। समय मिले तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रेमचंद के बारे में अगर पूर्णतः आपको जानना है तो सबसे अच्छी जीवनी मुझे पर्सनली यही लगी, प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी द्वारा कृत है। कलम का सिपाही ये उनके बेटे अमृत राय ने लिखी। इसमें चिट्ठी पत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद की है। और मेरी पत्नी और भेड़िया, तो ये जीवनी की श्रेणी में नहीं आती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। कौन सी नहीं आती है? तो प्रश्न नंबर 3 हमारी, 1 मिनट, प्रश्न नंबर 3 मेरी पत्नी और भेड़िया, ये हमारी जीवनी नहीं है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों के दारुण कथा का चित्रण किया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे इम्पॉर्टेंट उपन्यास मैला आंचल माना जाता है, लेकिन इसका उत्तर हमारा मैला आंचल ना होकर के इसका सही उत्तर होगा जुलूस। उसके बाद 23 नंबर पर बढ़ते हैं। अतएव 2 बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र ने बोला है? तो यह हमारे चाणक्य जी ने बोला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 8वां सर्ग। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाट्यशास्त्र से लिया गया है, जिसके रचनाकार का नाम है भरत मुनि जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ हमारा विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो भाव हमारा रस का अवयव नहीं है, बल्कि जो हमारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सारे रस के अवयव हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति या समाधि। तो इसमें शक्ति हमारा काव्य का गुण नहीं है, बाकी सब हमारे काव्य के गुण में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? तो ये सबसे पहले तो यही आपका इसमें क्वेश्चन बन गया कि पोएटिक्स किसकी रचना है। पोएटिक्स अरस्तु जी की रचना और इसमें 26 अध्याय हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नंबर 2, मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। नंबर 3, समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। और नंबर 4, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा अनुकूल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुकूल नहीं, बाकी ये सारे हमारे सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो उत्तर आधुनिकता से संबंध किसका नहीं है? रेमंड विलियम्स का। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। पीर भरो जे धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? तो इसमें हमारा हो जाएगा दुखातिरेक का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 34 प्रश्न की ओर। तुलसीदास ने रामचरित के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तुलसीदास जी ने रामचरित के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं? तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये थे हमारे आज के 35 प्रश्न। बाकी के जो 35 प्रश्न होंगे 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे सेकंड पार्ट में आएंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जितना हो सके शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।